हाँ जी दोस्त, तो इस वाले में अकाउंटेंसी वर्ड के अंदर में आपको जो एक वर्ड नजर आ रहा है वो क्या है, जिसका आपको मतलब भी समझ में आ रहा हो? नहीं, वो वर्ड है काउंट। अकाउंट नहीं, अकाउंट तो आपने अब सुना। एक सिंपल सा मतलब है काउंट। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंट? काउंट कर लेना, बस सिंपल। अकाउंटिंग का कुछ मतलब नहीं होता। अकाउंटिंग का सीधा सीधा मतलब होता है कीपिंग ट्रैक ऑफ मनी, या फिर पैसे को गिनना इज अकाउंटिंग। खत्म। सिंपल सेंस में पैसे का लेखा जोखा रख लेना अकाउंटिंग होती है। क्योंकि इसमें करना क्या है, अकाउंटिंग में क्या करना है, मनी को गिनना है, यानी मनी को क्या करना है, काउंट करना है। समझ में आई बात? अकाउंटिंग वर्ड जो आता है उसका मतलब होता है कि ये जो भी आप काम कर रहे हो, ये किसी न किसी को पोर्ट्रे करना होगा, किसी को दिखाना होगा। तो आप उनको क्या करते हो, ये जो भी ट्रैक ऑफ मनी आप रख रहे हो, किसी को बता रहे हो, तो अकाउंटिंग कर रहे हो। सपोज करो मैं आपके पैसों का ट्रैक रिकॉर्ड रख रहा हूँ, ठीक है? अगर ऐसा कभी मन करे कि रखवाना हो तो बता देना, मैं पैसे संभाल लेता हूँ, ठीक है? तो आपको कभी ऐसा रखना कि सर पैसे संभाल लो, बता देना। तो अगर मैंने ये सब चीज़ संभाल के रखे तो कल के दिन आप मुझसे पूछोगे कि सर आपने ये सारा का सारा रिकॉर्ड रखा हुआ है, कहाँ पर है? तो मैं आपको कहूंगा ये देखो ये रिकॉर्ड, तो ये कहो, उसी को मैंने क्या बोल दिया, अकाउंटिंग बोल दिया। समझ में आई बात? अब इतनी घटिया डेफिनेशन तो होगी नहीं, कीपिंग ट्रैक ऑफ मनी अकाउंटिंग, इतनी घटिया डेफिनेशन तो होगी नहीं। तो इसके लिए हमारे पास डेफिनेशन में क्या आया, बताते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ये है दोस्त मेरे नोट्स, ठीक है? इस नोट्स के अंदर में आपको लिखना कुछ भी नहीं, समझना बहुत कुछ है, ठीक है? तो अल्टीमेट आपको लिखने का कोई टेंशन नहीं लेनी कि सर लिखना होगा, क्या करना होगा, सब कुछ चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। आप इसे देखो, पढ़ो, समझो और बात खत्म हो जाएगी, ठीक है? चैप्टर नंबर वन। चैप्टर नंबर वन है हमारे पास। चैप्टर नंबर वन हमसे कहता है कि अकाउंटिंग है क्या। सबसे पहले तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन किसने दी? अकाउंटिंग की डेफिनेशन किसने दी? अकाउंटिंग की डेफिनेशन होनी चाहिए ना भाई। इतनी इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, किसी ने तो डेफिनेशन दी होगी। तो हम लोग इंडिया वाले क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इंडिया वाले हर चीज में कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो हम लोगों ने डेफिनेशन भी उठा ली एक इंस्टीट्यूशन की जिसका नाम है AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। और वहां से हमने ये डेफिनेशन उठा ली। और क्या बोला, अब देखो जरा अकाउंटिंग की डेफिनेशन में कितना खतरनाक बोला जा रहा है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट of recording, classifying, summarizing in a significant manner in the terms of money transactions, event which are part of at least one financial character, interpreting the result thereof। कुछ समझ में आया क्या? आर्ट है, कुछ भी समझ में नहीं आया। ये हमें, मुझे को नहीं समझ में आया, तुम्हें कैसे समझ में आ सकता है? आओ मैं समझाता हूँ जरा इसे धीरे धीरे तोड़ करके, ठीक है? इस डेफिनेशन को हम लोग थोड़ा धीरे धीरे तोड़ करके समझते हैं। समझ में आई? एक डेफिनेशन लिखी हुई थी मैंने। अब इसी डेफिनेशन को जरा हम लोग ब्रेक करेंगे और क्या लिखेंगे। सबसे पहला है हमारे पास अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग क्या है, एक कला है। तो अगर तुमसे आर्ट साइड वाले बच्चे बोले कह रहे हम ज्यादा क्रिएटिव है, तो कहना बकवास नहीं करनी, अकाउंटिंग भी क्या है, एक आर्ट है, इसमें भी क्रिएटिविटी है। क्या अब आर्ट क्या होती है ये बताओ? आर्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो देखने में अच्छी लगे। तो यहाँ पर भी अगर मैं किसी आम आदमी को बोल दूं पैसे को रिकॉर्ड करो, तो वो क्या करेगा, वो कैसे भी रिकॉर्ड कर लेगा। लेकिन हम जो रिकॉर्ड करते हैं ऐसे रिकॉर्ड करते हैं कि देखने में बड़ा सुंदर लगता है। जैसे कि बैंक की पासबुक देखो कितना सिस्टमैटिक तरीके से लिखा हुआ है, तो है ना, सुंदर लग रहा है। जो चीज़ देखने में सुंदर लगे वो आर्ट है। मैंने ये बनाया, क्या है ये, कुछ लग रहा है, लेकिन मैंने ये बना दिया, तो ये आर्ट हो गया। क्यों? इसमें और इसमें अंतर क्या है, दोनों में लाइन नहीं थी, बस ये बेकार लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। जो चीज़ अच्छी लगे वो आर्ट। तो पैसों को अगर अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करो, ठीक है, पैसों को अगर अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करो तो वो क्या बन जाता है, आर्ट बन जाता है। समझ में आई बात? अब अकाउंटिंग इज एन आर्ट, आई होप यहां तक की बात समझ में आई होगी। अब मैं एक और चीज लिख रहा हूं, एज वेल एज
वेल एज साइंस। अब अगर मान लो आपसे कोई साइंस का बच्चा चौड़ा हो जाए, कह रहे क्या पढ़ते हो तुम लोग, तो कहते हैं ना अकाउंटिंग एक साइंस भी है। फिर सवाल आता है कि साइंस कैसे हो गई? साइंस क्या होती है? साइंस का मतलब होता है जहाँ पे कोई टेक्निक लग जाए। साइंस यही तो होता है जहाँ पे आपके पास कोई टेक्निक लग जाए, जहाँ पे कुछ लॉ लग जाए। साइंस क्रिएटिविटी नहीं कहता, साइंस कहता है कि नियम क्या है। बॉल ऊपर फेंकी नीचे गिरी, कुछ कारण रहा होगा। क्या कारण रहा होगा? लॉज आ गया, ग्रेविटी। यानी जहाँ पे कोई टेक्निक लग रही है वहाँ पे साइंस है। तो अकाउंटिंग भी एक साइंस है। फिर लोग पूछ रहे हैं कि कैसे, तो आप क्या बोलोगे? साइंस के अंदर भी हम लोग रूल्स के हिसाब से काम करते हैं, एम ही कुछ नहीं कर देते। ये नहीं कि किसी ने कुछ कर दिया किसी ने कुछ, सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं? रूल्स फॉलो कर रहे हैं। समझ में आई बात? तो अकाउंटिंग के भी रूल्स होते हैं जो पूरी दुनिया में फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। ठीक है सर, मैं तो कॉमर्स पढ़ने आया था। ठीक है, अकाउंटिंग एक आर्ट भी है, साइंस भी है। अब आर्ट और साइंस है किस चीज की? रिकॉर्ड करने की। किसको रिकॉर्ड करने की? अच्छा, इससे पहले कि हम रिकॉर्ड भी समझें, एक और चीज समझते हैं। दोस्त आपको समझना है एक वर्ड जो आया था डेफिनेशन में, इवेंट। इवेंट क्या होता है? हम तुम बैठे हैं ये भी इवेंट है। हनी सिंह के यो यो हनी सिंह के इवेंट में जाते हैं हम लोग, सुना है ना? इवेंट में जा रहा हूँ यो यो हनी सिंह के, या फिर जो भी तुम्हारा फेवरेट सिंगर हो। पसंद है यो यो हनी सिंह? हाँ वेरी गुड, फिर तो हाँ कम बैक हो गया, शाबाश। अगर इस इवेंट में दोस्त पैसा जोड़ दें, इस इवेंट में पैसा जोड़ दें, इवेंट कुछ भी हो सकता है, खाना पीना उठना बैठना सोना गाना सब इवेंट ही है। अगर इसके अंदर हम लोग पैसा जोड़ दें तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है हमारे पास ट्रांजैक्शन। क्या बन जाता है? ट्रांजैक्शन। तो बताओ बैंक में हम क्या करते हैं? एटीएम यूज किया आपने? तो उसमें अगर होता है ना कई कई बार कि योर ट्रांजैक्शन अप्रूव्ड या योर ट्रांजैक्शन डिक्लाइंड, तो वहां पे वो इवेंट नहीं कहते, वो क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन। तो बताओ एक बिजनेस के अंदर में इवेंट्स होंगे या ट्रांजैक्शंस? दोनों ही होंगे, दोनों ही होंगे, लेकिन अकाउंटिंग किसकी होगी? जिसमें जो कि ट्रांजैक्शंस हैं। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग केवल पैसों की हो सकती है। मैंने बताया था ना अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है, जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है वहीं पे अकाउंटिंग पॉसिबल है। ठीक है, तो बिजनेसेस के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन है उसी की क्या होती है? अकाउंटिंग। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? जिस चीज में पैसा इन्वॉल्व नहीं है, अकाउंटिंग के लिए वो चीज बेकार है। ठीक है, समझ में आई बात? गुड। तो अब मैंने क्या बताया? अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। ठीक है, ऑफ व्हाट? ऑफ रिकॉर्डिंग। फिर सवाल आया क्या रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, बट वेयर टू रिकॉर्ड? यू हैव टू रिकॉर्ड इट इन अ बुक कॉल्ड जर्नल। तो आपको एक बुक मिलेगी, उसके अंदर आपको क्या करना होगा? सारी एंट्रियों को रिकॉर्ड करना होगा। ठीक है, जर्नल। और इसमें आप ऐसे नहीं कि ऐसे के तौर पे लिख देते हो कि आपने लिखा कि राम से पैसे मिले, मोहन से पैसे मिले ना। ऐसे नहीं लिखते। यहाँ पे आप क्या डालते हो? एंट्री डालते हो। क्या डालते हो? तो यहाँ पे क्या बनता है? जर्नल एंट्री। तुमने सुना होगा पासबुक में एंट्री करा ला, वहां पे एंट्री बोलते हैं। ये नहीं कहते कि पासबुक में लिखवा ला कि वो कुछ लिख देगा, एंट्री होती है। तो आपका सबसे पहला काम क्या है? बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग करना। कहाँ है रिकॉर्ड करना? जर्नल में। और जो जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करना? एंट्री के फॉर्म में। समझ में आई बात? दूसरा जो वर्ड था इसके अंदर में वो था हमारे पास क्लासिफाइंग। दूसरा वर्ड क्या था? क्लासिफाइंग। डेफिनेशन तोड़ रहा हूं मैं पूरी की पूरी। डेफिनेशन समझ गया, अकाउंटिंग समझ गया, पूरा चैप्टर समझ गया, फिर कुछ बचा ही नहीं इस चैप्टर में। ठीक है, तो अगला है क्लासिफिकेशन। अब तुमने एक जर्नल के अंदर बहुत से ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड कर ली, लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं रिलायंस इंडिया कंपनी के बारे में बात करूं या किसी दुकान के बारे में जो बहुत चलती है, तो वो एक दिन में कितनी ट्रांजैक्शन करते होंगे?
100, 200, 300 कुछ तो करते होंगे। मान लो एक दिन के 100 ट्रांजैक्शन, 30 दिन के, हाँ 3000। और अगर मैं बात करूं 12 महीने के, 36,000 ट्रांजैक्शंस। और तुमसे कोई पूछ ले कि बताओ मोहन को कितने पैसे देने हैं, बताओ कितनी सेल हुई, कितनी परचेज हुई, तो क्या करोगे? उस कॉपी में बैठ करके हर एक बार लिखते रहोगे? नहीं ना, नहीं कर सकते ना। तो आपको क्या करना है, जितना भी आपने रिकॉर्ड किया उसे क्लासिफाई करके रख लेना है पहले से ही। कैसे क्लासिफाई करना है? सारी सेल एक तरफ, सारी परचेज एक तरफ, सारी ट्रांजैक्शन जिसमें आपको किसी को पेमेंट करनी है एक तरफ, जो पैसा मिला है वो एक तरफ, असेट खरीदा है एक तरफ। समझ में आई बात? सारी की सारी तो क्लासिफिकेशन करनी होती है अगला काम। तो क्या करना है हमारे को? क्लासिफिकेशन। ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ सेम नेचर, all transaction of same nature are transferred to same place called ledger। अगला काम क्या करना है? अगला है जो भी सेम नेचर की ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, जो भी सेम नेचर की ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें एक जगह पे रख देना, जिसका नाम क्या है? लेजर। अब आपने क्या किया, आपने जर्नल की कॉपी बना रखी थी, जर्नल में से जो जो ट्रांजैक्शन सेम नेचर की है उनके लिए सेपरेट सेपरेट कॉपी बना दोगे, यानी बहुत सारी कॉपियां बन जाएंगी। ठीक है, जैसे कि एक कॉपी बन जाएगी जिसमें कैश की बातें रिकॉर्ड होंगी, एक कॉपी बन जाएगी जिसमें परचेज की बातें रिकॉर्ड होंगी, एक कॉपी बन जाएगी जिसमें सेल की बातें रिकॉर्ड होंगी, कोई बंदा राम है उसको पेमेंट करनी है उसकी बातें रिकॉर्ड हो जाएंगी, श्याम है उसको रिकॉर्ड हो जाएंगी, बैंक की एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है, और बिल्स रिसीवेबल वगैरह की एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे खाते खुल जाएंगे और इन्हीं को क्या बोला जाता है? अब तुमसे कोई ये बात पूछ ले कि बताओ भाई हमारे पास कितना सेल हुआ, तो आप फटक से ये कॉपी खोलोगे कहोगे इतना, फटक से ये कॉपी खोलोगे कहोगे इतना सेल हुआ। कोई पूछ ले कितना परचेज हुआ, तो आप फटक से कॉपी खोलोगे और बता दोगे जी इतना परचेज हुआ। आया ना समझ में आई बात? मजा आ रहा है यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं? तुम्हारी स्माइल बहुत प्यारी है दोस्त, मजा आ जाता है देख करके तुम्हारे चेहरे पे, जब तुम्हें समझ में आता तो अच्छा लगता है। तो क्लासिफिकेशन समझ में आ गई। अगला काम क्या है दोस्त? अगला काम है, अब आपसे कोई पूछ ले कि बताओ बिजनेस में घाटा हो रहा है या मुनाफा हो रहा है, तो इतनी सारी कॉपी देख के तो फिर पता नहीं चल रहा, क्योंकि सेल परचेज पता नहीं क्या क्या तो लिख लिया है, लेकिन ये थोड़ी पता चल रहा है कि फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो फिर अगला काम क्या होता है बिजनेस में? ये पता करना है कि फायदा हो रहा है या नुकसान। इसके लिए आपको समरी बनानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? तो समरी के लिए एक वर्ड आता है समराइजेशन या समराइजिंग। अगला काम क्या करना होगा आपको? समराइजिंग करनी होगी। कैसे करोगे समराइजिंग? समराइजिंग करने के लिए आपको ऑल द ओपन बैलेंसेस ऑफ ledger is transferred to some final accounts to ascertain the profit and loss arising from the business. Profit and loss arising from business and to check its फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन। अब दोस्त आपसे कोई पूछ ले कि भैया ये तुमने इतना लिखा पढ़ी कर दी है, मतलब क्या है इसका, तो कहोगे टेंशन ना लो, 1 मिनट और दो, 1 मिनट और दो, अभी हम आपको बताते हैं कि इससे क्या होगा। और आप कुछ फाइनल अकाउंट्स बनाओगे। क्या बनाओगे? फाइनल अकाउंट्स, यानी वो जितनी भी एंट्रियां थी ना उसके आधार पे आप कुछ फाइनल अकाउंट्स बनाना शुरू करोगे। अब ये फाइनल अकाउंट्स कैसे होंगे और ये फाइनल अकाउंट्स क्यों बना रहे हो? ताकि आप ये चेक कर सको कि बिजनेस के अंदर प्रॉफिट कितना हो रहा है और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। अब ये फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी क्या होता है? प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, और फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि इसके पास उधारी कितनी है, संपत्ति कितनी है। ठीक है, तो ये होता है समरी। इसके लिए जो अकाउंट्स बनते हैं उसका नाम है, एक अकाउंट बनता है जिसका नाम है ट्रेडिंग अकाउंट, एक अकाउंट बनता है जिसका नाम क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट।
दूसरा अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा अकाउंट बनता है बैलेंस शीट्स। ठीक है, ये फाइनल अकाउंट्स हम लोग बनाते हैं और इन फाइनल अकाउंट से हमारे को क्या मिल जाता है, बिजनेस के बारे में पता चल जाता है। अब कोई हमसे पूछ ले प्रॉफिट कितना है, तो हम जाएंगे फटाफट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोलेंगे, कहेंगे इतना प्रॉफिट है। कोई पूछेगा बताओ हमारी उधारी कितनी है, हम बैलेंस शीट में जाएंगे लाइबिलिटीज चेक कर लेंगे। कोई पूछेगा बताओ हमारे पास संपत्ति कितनी है, बैलेंस शीट में जाएंगे सब देख लेंगे। हमारे को हर चीज़ के लिए पूरे ट्रांजेक्शन्स को देखने, जर्नल लेजर सब देखने की जरूरत नहीं है, ये समरी है, उठा करके देख लो। समझ में आई बात? अकाउंटिंग ये भी काम करता है। अब कोई आपसे पूछ ले कि भाई ये जो हमें प्रॉफिट हो रहा है ये सही प्रॉफिट है या ठीक ठाक प्रॉफिट है या बस ऐसे ही चल रही है काम। जैसे कि अगर मान लो मैं तुमसे कहता हूँ कि 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है मुझे, तो क्या लगता है तुम्हें, अच्छा प्रॉफिट है बेकार है? हम्म, कैसे पता? अब मान लो 1 साल में हुआ है, बकवास है। चलो, अगर मेरा 1 लाख का प्रॉफिट है, अब मान लो चलो तुम्हारे हिसाब से कर देते हैं, तुम कह रहे हो बकवास है, तो 10 लाख का प्रॉफिट है। अब बताओ 1 साल में, अब ठीक है 10 लाख कर दिया, अब बताओ ये अच्छा है या बेकार है? ठीक है, अच्छा मैंने रोड पे एक ठेला लगाया था, यही मेरा बिजनेस है, रोड पे मैं गोलगप्पे बेचता हूँ और 10 लाख रुपए महीने 10 लाख रुपए साल का कमा रहा हूँ, तुम कह रहे हो खराब है, मतलब और क्या करूं? ये भी तुम कह रहे हैं नहीं चल रहा है बस। भाई बहुत बढ़िया है, लेकिन यही प्रॉफिट बहुत खराब हो जाएगा अगर ये आनंद महिंद्रा का प्रॉफिट हो। आनंद महिंद्रा कौन है? महिंद्रा एंड महिंद्रा के मालिक। अगर वो कहते कि 10 लाख का ही प्रॉफिट है, तुम कहोगे हैं अरे तुम्हारी गाड़ी 10 लाख से ऊपर की है भाई, तुम 10 लाख का प्रॉफिट ही बता रहे हो साल भर में। समझ में आई बात? यानी ये कैसे पता चल रहा है, ये खाली प्रॉफिट एंड लॉस निकालने से कुछ नहीं होता, उसका ये भी देखना होता है कि भाई सही हो रहा है नहीं हो रहा, कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है। बायजूस कंपनी इतनी बड़ी थी, ठीक है, डूब गई, तो वो भी प्रॉफिट बुक कर रही होगी कुछ टाइम तक, लेकिन उसका प्रॉफिट लाख में थोड़ी करोड़ों में होते होंगे। तो जब उसका करोड़ों में प्रॉफिट गिर रहा होगा, तुम कह रहे होगे ना कि हाँ दिक्कत है। वही हाल है यहाँ पर। यहाँ पर भी क्या बोला जाता है कि भैया खाली प्रॉफिट एंड लॉस निकालने से कुछ नहीं होता, उसकी एनालिसिस करो। क्या करो? एनालिसिस करो। और एनालिसिस कैसे करा जा सकता है? अगला स्टेप क्या होता है, जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने बनाई है उसकी एकदम बारीकी से विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण यानी बारीकी से देखते हैं कि इसके आइटम कितनी है, क्या सही है नहीं है, एडिक्वेट है नहीं है। समझ में आई बात? ये सारा काम करते हैं। तो एनालिसिस कैसे करते हैं, इसके लिए हमारे पास कुछ फाइनेंशियल टूल्स होते हैं, जैसे कि रेशियो एनालिसिस होती है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट होती है, कैश फ्लो एनालिसिस होती है। इस तरीके से हम एनालिसिस करते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल items of statement are analyzed using some analytical tools such as ratio analysis, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स या कैश फ्लो एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। अगला काम क्या होता है? अगला काम होता है कि हम इन सारी चीज़ों का ध्यान रख करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस करें। अब ऐसे समझो, आप बनोगे डॉक्टर, कहोगे सर मैं तो कॉमर्स ले ली, कहाँ सर दुखती नब्ज पे आप हार्ट रख रहे हो, आपने तो बोला था कि हम कॉमर्स लेंगे बिजनेस पढ़ेंगे, और आप कह रहे हो डॉक्टर। हाँ बनोगे डॉक्टर ही, बस फर्क सिर्फ इतना है कि आप डॉक्टर बनोगे किसके ना, पैसे का डॉक्टर थोड़ी, कंपनी के डॉक्टर। ठीक है, सीए जो होता है ना वो कंपनी का डॉक्टर होता है। डॉक्टर क्या करता है, नॉर्मल डॉक्टर जो होता है वो, अगर तुम डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर के पास जाके बोलोगे डॉक्टर साहब मुझे बीमारी है, वो तुम्हारा ब्लड रिपोर्ट निकलवाएगा, फिर उसे चेक करेगा और कहेगा ये दिक्कत है। ऐसे ही जो
सीए वगैरह होते हैं या वो लोग जो कि फाइनेंशियल मैटर्स को जानते हैं, वो लोग कंपनी के क्या देखते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या देखते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ये देखते हैं और देख के बताते हैं कि कंपनी ठीक चल रही है या नहीं। और कैसे पता करते हैं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है या नहीं, ये सारी चीज़ों को यूज़ करके। और फिर देख के बताते हैं कि भाई कंपनी का मामला तो डामाडोल है, डूब जाएगी कंपनी, रिस्की है। या फिर बता सकते हैं कि नहीं नहीं, कंपनी बढ़िया चल रही है, एकदम आगे चल के यही यूनिकॉर्न बनेगी, इससे बढ़िया कोई नहीं, ये देखो आज इसमें पैसा लगाओगे कल के दिन तुम्हारे शेयर की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। कैसे पता चलता है, एनालिसिस। स्टॉक मार्केट वाले सारे यही करते हैं। समझ में आई बात। एनालिसिस के बाद क्या होता है, एनालिसिस के बाद होता है इंटरप्रिटेशन। क्या होता है, इंटरप्रिटेशन। अब ये इंटरप्रिटेशन क्या होता है, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि आपने कोई चीज देखी और उसके बाद कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किया। क्या किया, कंक्लूजन बनाया। कंक्लूजन किस चीज का बनाया, कि भाई आगे हमारा प्लान्स क्या होंगे। ठीक है, जैसे कि आपने देखा कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन खराब चल रही है, तो आप क्या कंक्लूजन बनाओगे, आप इंटरप्रेट करोगे कि भैया ठीक हिसाब किताब नहीं है, हमें चीज़ों को बदलना पड़ेगा। या फिर अगर बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत पैसा आ रहा है, तो एक्सपेंशन करो। समझ में आ रही है बात, यही तो मतलब है। तो प्लान्स आपको बनाने पड़ेंगे, और प्लान्स बना करके, क्योंकि आप तो सीए हो, आप तो बिजनेसमैन के चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आप ये क्या करते हो, अल्टीमेट ये बात कम्युनिकेट करते हो। क्या करते हो, कम्युनिकेट करते हो। किसको कम्युनिकेट करते हो, स्टेक होल्डर्स को। किसको, ये स्टेक होल्डर कौन होता है, वो जिसका बिजनेस में इंटरेस्ट होता है। जैसे कि स्टेक होल्डर कौन हो सकता है, ओनर हो सकता है, कंपनी का मालिक। मुकेश अंबानी कंपनी के मालिक है, लेकिन हो सकता है पैसे की लिखा पढ़ी वो ना करते हो, सीए करते हो उनके, तो सीए उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना करके क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे ना, मोटा भाई बढ़िया धंधा चल रहा है। ठीक है, दूसरा ओनर। ओनर के बाद मैनेजमेंट, वो लोग जो बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स, जो बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्रेडिटर्स, जो जिन्होंने बिजनेस को पैसा दे रखा है। ठीक है, उधार सामान दे रखा है बेसिकली। ठीक है, बैंक्स, जिन्होंने बिजनेस को लोन दे रखा है। इन लोगों को बताते हैं, कौन लोग बताते हैं, अकाउंटेंट लोग, सीए लोग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू। समझ में आई बात। तो अकाउंटिंग इस तरीके से, इंटरप्रिटेशन के बाद लास्ट स्टेप जो होता है वो क्या होता है, कम्युनिकेशन। अब आते हैं वापस से उसी जगह पे जहां पे मैंने तुम्हें स्टार्टिंग करवाई थी। क्या स्टार्टिंग करवाई थी मैंने तुम्हारे को, अब जरा इस डेफिनेशन को पढ़ो। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अब आपको पता है रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं, क्लासिफाइंग, ये भी पता है कि क्लासिफाइंग कहाँ होती है। समराइजिंग भी पता चल गया कि समरी का क्या मतलब होता है। सिग्निफिकेंट मैनर एंड सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन पता चल गया, ट्रांजैक्शन क्या होता है। एंड इवेंट पता चल गया वो क्या होता है। विच आर पार्ट ऑफ एटलीस्ट वन फाइनेंशियल कैरेक्टर। इवेंट जिसमें एक फाइनेंशियल कैरेक्टर हो, यानी पैसा होना चाहिए, या तो ट्रांजैक्शन हो या कोई इवेंट हो जिसमें कम से कम फाइनेंशियल कैरेक्टर हो, उसी की अकाउंटिंग होगी। एंड एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, इसमें एक वर्ड मिस कर दिया मैंने, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। अब समझ में आया सारा, पूरी डेफिनेशन समझ में आई। ठीक है, ये इस तरीके की डेफिनेशन है, लेकिन मेरे को मज़ा नहीं आया, मैं तुम्हें ये पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ। तो दोस्त ये है हमारे पास इसका प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है इसके अंदर, रिकॉर्ड करना। कहाँ रिकॉर्ड होता है बताओ, क्या करते हैं इसमें, एंट्री पास करते हैं। समझ में आई बात। क्लासिफाइंग कहाँ पे करते हैं, कुछ बहुत छोटी छोटी बुक्स बनाते हैं, लेजर्स बनाते हैं। जर्नल एंट्री को लेजर में डालने को बोलते हैं पोस्टिंग। क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। लेजर बन गए, फिर आपसे पूछा जाएगा भैया प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ, बताओ, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वेरी गुड। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन सी होती है, तीन होती हैं। एक होती है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, शाबाश, और एक होता है बैलेंस शीट। मुझे लग रहा है तुम कॉमर्स के लिए बने हो, गलती से साइंस में गए थे तुम। फिर एनालिसिस करते हैं,
पता करते हैं कि भैया ये सही है नहीं है। एनालिसिस के बाद इंटरप्रिटेशन करते हैं, यानी प्लान वगैरह बना लेते हैं, और फिर उसके बाद कम्युनिकेट करते हैं। किसको करते हैं? मोटा भाई को। मोटा भाई धंधा टकाटक चल रहा है, और फिर मोटा भाई कहता है टकाटक चल रहा है ना, हाँ अगला साल आ गया फिर से रिकॉर्डिंग कर, चल अगले साल भी यही काम कर। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? एंट्री पूरी डेफिनेशन क्लियर? टेंशन नहीं लेनी, ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें बता चुका हूँ। जितनी भी चीज़ें मैंने तुम्हें वहाँ बोर्ड पर लिखवाई हैं सब यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो तुम्हें नोट्स की चिंता नहीं कि लिखना है, मुझे सब लिखा हुआ है एज इट इज़। पढ़ लो, बहुत छोटे छोटे वन लाइनर डेफिनेशंस हैं, ये मैंने बना रखी हैं तुम्हारी बुक के हिसाब किताब से, ठीक है? तो जब मैंने बोला था कि मुझे 15 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो झूठ नहीं बोल रहा था मैं। समझ में आई बात? क्लासिफिकेशन भी अच्छे से बता दिया दोस्त। ये देखो लेजर ऐसे होते हैं, मैंने कहा था ना, एक कैश का लेजर बन जाएगा, फर्नीचर का लेजर बन जाएगा, तो इस तरीके के लेजर अकाउंट्स होते हैं, ठीक है? समरी, समरी के अंदर में हम लोग ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सब बनाते हैं, ठीक है? फिर एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस के बाद हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। आई होप ये सारी बातें बता चुका हूं मैं आपको, है ना? और कम्युनिकेट कर देते हैं स्टेक होल्डर्स को। स्टेक होल्डर्स का अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लो दोस्त, स्टेक होल्डर जो हैं वो दो होते हैं, एक होते हैं इंटरनल और एक होते हैं एक्सटर्नल, ठीक है? इंटरनल स्टेक होल्डर्स एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल स्टेक होल्डर्स? जो जो बिजनेस के अंदर के लोग हैं, जिनको जो बिजनेस से डायरेक्टली लिंक्ड हैं, जिन्हें हटा दें तो बिजनेस ही नहीं चल पाएगा। ओनर एंड मैनेजमेंट, यानी मैनेजर्स। लेकिन एक्सटर्नल कौन से होते हैं? वो लोग जो कि बिजनेस को बाहर बाहर से देख रहे हैं, इनका बिजनेस से वैसे मतलब नहीं है, खाली इन्हें अपने पैसे लेने से मतलब है। हाँ, तो इसमें कौन कौन आ जाते हैं? इसमें आते हैं बैंक, क्योंकि इसे अपना लोन और इंटरेस्ट लेना है। क्रेडिटर, क्योंकि इन्होंने बिजनेस को पैसा दे रखा है, इन्हें अपना पैसा लेना है। इन्वेस्टर्स, क्योंकि इन्हें बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना है। गवर्नमेंट, क्योंकि इसे बिजनेस से टैक्स लेना है। ट्रेड यूनियंस, क्योंकि इन्हें बिजनेस पर नज़र रखना है कि बिजनेस धोखाधड़ी ना कर रहा हो लोगों के साथ, ठीक है? सोसाइटी, ये ताकि गुड्स एंड सर्विसेज जो भी आ रही है बिजनेस भी झूठ ना बोल रहा हो, ठीक है? तो ये लोग एक्सटर्नल हो गए। समझ में आई बात? बिजनेस अकाउंटिंग एक मशीनरी है। मशीनरी का मतलब क्या है? तुमने गन्ने वाली मशीनरी देखी है? क्या करते हैं, इधर से गन्ना डालो, वो उसे कुछ करता है और फिर जूस निकल जाता है, ठीक है? इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकलेगा। ऐसी कोई मशीनरी नहीं होती। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बिजनेस एक मशीन है, ये रही अकाउंटिंग की मशीन। यहाँ से आप डालो, गन्ना डालो, यहाँ वो मशीन उसे कुछ करेगी, और फिर वो जूस बन के बाहर लोगों को सप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है? यानी अकाउंटिंग के अंदर आप इवेंट्स वगैरह को डालो, अकाउंटिंग उसकी रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, फलाना ढिकना सब कुछ कर देगी, और सारा जूस निकाल करके बिजनेस का लोगों को सर्व कर देगी। ये लो, देखो ये है जूस। समझ में आई बात? अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्त? अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव है वही इंपॉर्टेंस है, जो इंपॉर्टेंस है वही फंक्शन है। तो ये तीन अलग अलग टॉपिक नहीं है। ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग के फंक्शन भी हो सकते हैं और इंपॉर्टेंस भी हो सकते हैं। तो आप देखोगे अपने बुक के अंदर तो वही चीज़ रिपीट कर करके दे रखी है, ठीक है? तो आप इतना ही ध्यान दो, इतने में ही हो जाएगा। क्या अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना ट्रांजैक्शन का। सही बात है, हम तो इसमें रखते हैं रिकॉर्ड, हाँ या ना? दूसरा, असरटेनमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ अबाउट रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उससे रिजल्ट निकालना, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, फलाना ढिकना चीज़ें निकालना। असरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस के हालात देखना, फाइनेंशियल पोजीशन देखना। अब याद रखना फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब और प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन, इन दोनों में अंतर होता है। आप कितना पैसा कमा रहे हो, दैट इज योर प्रॉफिट। आपके पास कितनी संपत्ति पड़ी हुई है, दैट इज योर फाइनेंशियल पोजीशन। जैसे कि अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि आपके पास एक गाड़ी है, एक घर है और एक बंगला है, तो इसका मतलब ये बताता है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। लेकिन आप बेरोजगार हो तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन खराब है। समझ में आई बात? इसका उल्टा,
आपके पास बहुत सारे मतलब बहुत अच्छा काम धाम चल रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ आपके ऊपर बहुत लोन है तो फाइनेंशियल पोजीशन फिर खराब है। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे समझा जाता है। अगला, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग। अकाउंटिंग का एक और काम है कि भैया लोगों को बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना, ताकि बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना ताकि लोग क्या कर सके, सही तरीके के डिसीजन ले सके, किसी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करें या ना करें। कैसे पता करेंगे? आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ये कैसे डिसाइड करोगे कि इसमें इन्वेस्ट करूं या ना करूं? उसकी फाइनेंशियल पोजीशन देख करके। और फाइनेंशियल पोजीशन कैसे देखोगे? उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकलवाओगे। आपको XYZ किसी भी कंपनी में पैसा लगाना है, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन देखी जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन। सॉल्वेंसी पोजीशन का क्या मतलब होता है दोस्त? सॉल्वेंसी पोजीशन का मतलब होता है क्या एक बिजनेस अपने उधार वगैरह दे पाएगी। भाई बिजनेस ने उधार लिए होते हैं ना, अगर बिजनेस अच्छा काम कर रहा है तो अपने सॉल्वेंसी पोजीशन उसकी कैसी होगी? अच्छी होगी, वो उधार वगैरह पूरे कर पाएगा। अगर उसके फाइनेंशियल पोजीशन खराब है तो यानी वो अपने सॉल्वेंसी पोजीशन भी उसकी खराब होगी। क्यों? अपने उधार नहीं दे पाएगा, डूब जाएगा। समझ में आई बात? तो ये भी अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। अकाउंटिंग हमें इन सब चीज़ों में हेल्प करता है, ठीक है। फिर आते हैं दोस्त हमारे पास कुछ वर्ड्स। एक वर्ड होता है बुक कीपिंग और एक होता है अकाउंटिंग। एक होता है बुक कीपिंग और होता है अकाउंटिंग। इन दोनों में क्या अंतर है? नाम से समझो, बुक कीपिंग का मतलब होता है किताबें बनाना। आपके बुक का नाम देखो, पढ़ो जरा क्या लिखा है, डबल एंट्री बुक कीपिंग। इसका मतलब क्या है कि आपको ये बताया जाएगा कि भैया किताबें कैसे बनाते हैं। किताबें बनाने का मतलब रिकॉर्ड करना, लेजर पोस्ट करना, ये सब किताबें बनाने का तरीका तो है ना। किताबें बनाना इज बुक कीपिंग। और बुक कीपिंग कोई भी कर सकता है। मैं आपको डेबिट क्रेडिट बता दूं कि ऐसे ऐसे करना है और आपको ट्रांजैक्शन दे दूं, आप बैठ के सुबह से शाम डेबिट क्रेडिट करते रहोगे। ये आपने किताबें बनाई है, अकाउंटिंग नहीं करी। क्यों? क्योंकि अगर आपसे पूछ लूँ अब मैं कि बताओ भाई ये जो आप काम कर रहे हो इसमें कितना प्रॉफिट कितना लॉस, सही कर रहा है नहीं कर रहा, आप कहोगे ये नहीं आता भाई। जैसे कि एक बात बताता हूँ, ईंटें लगा करके दीवार बना देना मजदूरी है, लेकिन यही काम अगर वो एक इंजीनियर कर रहा था वो इंजीनियरिंग है। क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग उनसे बहुत कुछ ज्यादा जानता है। ऐसे ही खाली चीजों को रिकॉर्ड कर लेना बुक कीपिंग है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा ऊपर होता है अकाउंटिंग, जो कि सब कुछ जानता है कि भैया इससे होगा क्या, अल्टीमेट इसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। तो बुक कीपिंग इज अ प्रोसेस कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन कर ली, बुक कीपिंग कर ली। लेकिन अकाउंटिंग क्या है? इट इज अ प्रोसेस कंसर्न विद समराइजिंग ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग के बाद स्टार्ट होती है। रिकॉर्डिंग कर ली, उसके बाद अकाउंटिंग होती है। जैसे कि दीवारें खड़ी कर दी, उसके बाद इंजीनियरिंग स्टार्ट होती है, क्योंकि वो बताएगा भाई अब ऐसे बना, अब ऐसे बना, इसको इस एंगल पर डाल, उसको उस एंगल पर डाल। लेबर को थोड़ी पता है। दूसरा, बुक कीपिंग क्या है? बेस है अकाउंटिंग का, क्योंकि जब तक वो बेस नहीं है अकाउंटिंग कैसे करोगे? तो ये बेस। लेकिन अकाउंटिंग क्या है? ये लैंग्वेज है बिजनेस की। लैंग्वेज का मतलब क्या है? जब आप बिजनेस के अंदर प्रॉफिट लॉस इन सब चीज़ों के बारे में बात करोगे ना, तो आपका क्या हिसाब किताब होगा कि आप अकाउंटिंग की इसी लैंग्वेज में बात करोगे। तुमने सुना होगा, तुम वो एक ना शो आता था, बहुत अच्छा शो आता था, उसका नाम था शार्क टैंक इंडिया। तुमने उसमें नाम सुना होगा कि तुम्हारा इबिट्टा कितना है, तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, सेल्स मार्जिन कितना है, कैश बर्न कितना है। ये सब नाम सुने, समझ में नहीं आते। थोड़ा बहुत आता है लेकिन पूरा नहीं समझ में आता। वो बेसिकली लैंग्वेज ऑफ बिजनेस ही तो है। इस इन सब वर्डों से हमें बिजनेस के बारे में समझ में आ जाता है। जैसे डॉक्टर्स की अपनी भाषा होती है, हमारे यहाँ PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो गया, लेकिन वो लोग पैरासीटामोल को PCM बोलते हैं, है ना, डॉक्टर्स लोग। वैसे ही हमारे यहाँ भी बिजनेस की लैंग्वेज होती है, तो अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है, ठीक है। इसमें टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है दोस्त, ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज चाहिए नहीं। अगर आपको मैं थोड़ी बहुत बात बता दूं, मैं अकाउंटिंग के रूल्स बता दूं थोड़े से, आप बैठ के पूरी बुक कीपिंग कर लोगे। दिमाग नहीं लगाना, खाली रूल्स के हिसाब से काम करना है। लेकिन इसके अंदर अकाउंटिंग करने के लिए आपको सब्जेक्ट की बहुत नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए जो CA लोग होते हैं वो अकाउंटिंग करते हैं, और वो बहुत बैठ करके आराम से अकाउंटिंग करते हैं। वो एक एक चीज़ों के बारे में बारीकी से पकड़ते हैं, क्योंकि उन्हें अकाउंटिंग की बहुत अच्छी नॉलेज है, तो वो अकाउंटिंग करते हैं।
बुक कीपिंग कोई भी कर सकता है, इसलिए जूनियर स्टाफ जो होते हैं बुक कीपिंग कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया, मजदूर लोग जो होते हैं वो ईंटें वींटें रख लेंगे, लेकिन इंजीनियरिंग नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर एक बच्चे ने 11th 12th पास कर ली, उसे थोड़ा बहुत टैली सिखा दिया मैंने, वो भी बुक कीपिंग कर लेगा। लेकिन उससे जाके मैं बोल दूं कि भाई एक काम कर, प्रॉफिटेबिलिटी और इन सब चीज़ों के बारे में बता कि ये जो रेशियोज हैं वो किस तरीके से काम कर रही हैं, बता इसे ठीक कैसे करा जाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा, कहेगा इतना नहीं आता भाई, क्योंकि उसे अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है। तो इसलिए अकाउंटिंग करने के लिए सीनियर स्टाफ चाहिए। सीनियर स्टाफ का मतलब ये नहीं कि उम्र में बड़ा हो, सीनियर स्टाफ का मतलब जिसने अकाउंटिंग में बहुत काम किया हुआ है, ठीक है, जिसे पूरी नॉलेज है। ये एक छोटा कंसेप्ट है दोस्त, ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। या मैं ऐसे कह सकता हूं कि बुक कीपिंग ये रहा और अकाउंटिंग ये रहा, अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग आता है। तो ये एक छोटा कंसेप्ट है, अकाउंटिंग एक बड़ा कंसेप्ट है, ठीक है। एंड लास्ट, ये प्राइमरी प्रोसेस यानी फर्स्ट प्रोसेस तो आपको बुक कीपिंग ही करनी होगी। ये एक सेकेंडरी प्रोसेस है जो कि होता ही बुक कीपिंग के बाद शुरू है। इट इज डन आफ्टर बुक कीपिंग। समझ में आई बात? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब जब आप अकाउंटिंग पढ़ ही रहे हो तो अकाउंटिंग के ब्रांचेस क्या क्या हैं? तो अरे यार, ठीक है। चल जा, जल्दी चल जा, थैंक यू। तो अकाउंटिंग के ब्रांचेस कौन से हैं? एक अकाउंटिंग की ब्रांच है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि आप पढ़ ही रहे हो, यही आप पढ़ रहे हो। एक होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, ये आप अपने ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, ठीक है। कॉस्ट वगैरह निकालना सीखते हैं, मैनेजमेंट करना सीखते हैं उस अकाउंटिंग के अंदर। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, बिजनेस कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो सोसाइटी के लिए क्या क्या काम कर रहा है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ये सारी की सारी अकाउंटिंग की ब्रांच है। हम लोगों के लिए इन ब्रांचों में केवल एक यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अलावा और हमारे को कोई और नहीं चाहिए, ठीक है दोस्त, अपने को केवल यही चाहिए। फिर आता है हमारे पास अगला कि अकाउंटिंग करने के फायदे क्या, अकाउंटिंग करने के फायदे क्या, चल जा चल जा, हाँ, अकाउंटिंग करने के फायदे क्या और अकाउंटिंग करने के नुकसान क्या, ठीक है। अकाउंटिंग करने का सबसे पहला फायदा कि ये एक साइंटिफिक सिस्टम है पैसों को रिकॉर्ड करने का, यानी एक बेस्ट सिस्टम है भैया, इससे आप पैसों को बहुत अच्छे से रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक साइंटिफिक सिस्टम है पैसों को रिकॉर्ड करने का। क्या बीमारी हो गई? छोड़ो। दूसरा, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग की मदद से आप बिजनेस के पाई पाई का हिसाब रख सकते हो, ठीक है। तो ये दूसरा, चेक ऑन एक्यूरेसी, आप इसे चेक कर सकते हो कि भैया हम लोगों ने पैसे रिकॉर्ड करने में कोई गलती तो नहीं करी, क्योंकि ये सिस्टम भी बहुत अच्छा है। कल के दिन अगर आप जब अकाउंटिंग समझोगे तो पता चलेगा कि एक एक रुपए का हिसाब किताब बड़ा अच्छा रखा जाता है। एक रुपये भी दाएं बाएं ये सिस्टम फेल हो जाता है। जैसे कंप्यूटर में होता है ना, कोडिंग गलत कर दी काम ही नहीं करेगा, वैसे ये सिस्टम है। अकाउंटिंग थोड़ी बहुत भी 19-20 गलत कर दी, फेल हो जाएगा सिस्टम। तो इसलिए बड़ा अच्छा सिस्टम है, साइंटिफिक भी है और सारी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड भी करता है, एक्यूरेसी भी चेक करता है। सही से करोगे सब सही रहेगा, थोड़ी भी गलती करोगे बिगड़ जाएगा मामला। मैनेजमेंट को हेल्प करता है चीज़ों को कंट्रोल करने में, जहाँ पे लॉसेज होंगे वहाँ पे कंट्रोल कर लिया जाएगा कि ये हिसाब किताब गड़बड़ है यहाँ पर, ठीक है। एंड दूसरा, कंपेरेबिलिटी, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ क्या कर सकता है, कंपैरिजन कर सकता है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को देख करके, ठीक है। एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को देख करके पता कर सकता है कि भैया मैं इससे अच्छा काम कर रहा हूँ। अब दो बिजनेसेस हैं हमारे पास, अब क्योंकि मैं एजुकेशन फील्ड का हूँ, मैं एजुकेशन फील्ड के एग्जाम्पल लूंगा। एक बिजनेस है हमारे पास फिजिक्स वाला, एक बिजनेस है हमारे पास अन अकेडमी, ठीक है। हालांकि हम भी अभी ऑनलाइन में ही ये वीडियो डाल देंगे तो वहाँ पे आएगा कि भैया आप भी तो ऑनलाइन में ही काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये दो बिजनेस है, कैसे पता करो कि कौन सा बिजनेस अच्छा काम कर रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख करके, यानी कंपेरेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख करके कंपैरिजन कर सकते हो। जैसे कि आप अपने रिपोर्ट कार्ड देख करके अपने दोस्त के साथ कंपैरिजन कर सकते हो कि कौन ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेके आया, कौन ख़राब। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज में आता है
अकाउंटिंग का इस्तेमाल केवल वही लोग कर सकते हैं जो कि अकाउंटिंग को जानते हैं। इट कैन बी यूज्ड बाय एक्सपर्ट ओनली। हम जैसे जिन लोगों को अकाउंटिंग नहीं आती वो देख करके कहेंगे काला अक्षर भैंस बराबर। नहीं आती भाई उन्हें समझ में, क्या करें। हमें डॉक्टर के स्लिप्स देख करके कौन सा कुछ समझ में आता है, हमें समझ में नहीं आता ना, वो एक्सपर्ट ही यूज कर सकते हैं। ऐसे अकाउंटिंग का भी इस्तेमाल, जो डेटा का इस्तेमाल अकाउंटिंग के एक्सपर्ट ही कर सकते हैं जिन्हें अकाउंटिंग आती है। अकाउंटिंग करने में टाइम भी लगता है और पैसा भी खर्च होता है, तो ये कॉस्टली भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी है ना। भाई ऐसा तो नहीं कि फ्री में हो जाएगा, अकाउंटेंट आएगा तो पैसा लेगा, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि एकदम यूं देखेगा और हो जाएगा, बैठ करके लिखा पढ़ी करने में टाइम लगेगा, तो टाइम कंज्यूमिंग भी है। छोटे बिजनेसेस के लिए तो है ही नहीं। तुमने कभी देखा है कि एक ठेली वाला अकाउंट या एक जो वो गोलगप्पे वाला उसने अकाउंटेंट हायर करा हुआ है, कह रहा है बैठ जा यहाँ पे गले बैठ और सारी अकाउंटिंग कर, लिख। देखा है? बड़े बिजनेसेस के अकाउंटेंट होते हैं, छोटे बिजनेसेस के अकाउंटेंट नहीं होते। तो क्योंकि अगर वो अकाउंटेंट हायर करेंगे तो वो 20-25 हज़ार रुपये ले लेगा। अब उनकी तो 20-25 हज़ार महीने की कमाई है, तो इसलिए बड़े बिजनेसेस के लिए है ही नहीं ये, सॉरी छोटे बिजनेसेस के लिए ये है ही नहीं, ये खाली बड़े बिजनेसेस के लिए है। एक दो मैंने नहीं लिखा। दूसरा, अकाउंटिंग में एक और बुरी बात है, वो ये है, रुको, हाँ, एक काम करता हूँ मैं, इसे हटा ही देता हूँ। हाँ, अकाउंटिंग के अंदर में एक और दिक्कत आती है, वो ये आता है कि ये केवल और केवल मनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। किसको रिकॉर्ड करता है? मनी ट्रांजैक्शन, यानी जिन ट्रांजैक्शन में मनी नहीं है उसे रिकॉर्ड नहीं करता। तो ये अकाउंटिंग की डिसएडवांटेजेस है। मतलब अगर मान लो एक बिजनेस ओनर जो है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बुरा बर्ताव करता है, या फिर एक बिजनेस के अंदर के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं, तो इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है इसमें, तो वो रिकॉर्ड ही नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट है लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं हो रहा। दूसरी बात, इसके अंदर में यानी अकाउंटिंग के अंदर में एक और ख़ास बात है कि ये सारी की सारी हिस्टोरिकल नेचर की बातें करता है। हिस्टोरिकल नेचर का मतलब जो चीज़ें हो चुकी हैं, फ्यूचरिस्टिक बातें नहीं करता। यानी अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई है तब रिकॉर्ड होगी, अदरवाइज नहीं रिकॉर्ड होगी। एक और इसमें खास बात होती है, इसमें बहुत सी जगह पे एस्टिमेशन लिया जाता है, यानी तुक्के मारे जाते हैं। तुक्के कैसे मारे जाते हैं कि इतना खर्चा लगभग लगभग हो गया, इतना ऐसा हो गया, तो बहुत सी चीज़ें यहाँ पे अजम्पशन बेस्ड है। तो अकाउंटिंग को ऐसे बोल देना कि 100% एक्यूरेट है, नहीं, ये थोड़ी बहुत अजम्पशन पे बेस्ड होती है, ठीक है। और इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर 1 जो है दोस्त वो हो जाता है ख़त्म, ठीक है। हाँ, तुम्हें क्या लगा, मैं दिखाता हूँ, मैंने कहा था तुमसे मैं चैप्टर नंबर 1 तुम्हारा ख़त्म भी करा दूंगा। चैप्टर नंबर 1 तुम्हारा हो गया ख़त्म, ठीक है।